क्लास 12th वेलकम बैक। हाय, मैं हूं सार्थक। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में अपनी यूनिट चल रही है ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स में हम लोग कवर कर चुके 7 लेक्चर्स। आज है 8वां लेक्चर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन के लॉ, और हमने एक जरूरी फॉर्मूला पढ़ा था स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हमने पढ़ रखा है। उसी का एक एप्लीकेशन आता है जहाँ पे कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन में यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला हम लोग को मिलता है, और वो फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखता है, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ठीक है, v ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और r रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन, ये वाला पार्ट बहुत जरूरी है इवन बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, और बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूरी है। और ये फॉर्मूला हम लोग डेराइव करेंगे और इस पे करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। इवन कंपटीशन के लिए भी ये वाला पार्ट बहुत ज़रूरी होने वाला है। फॉर्मूला कैसे आता है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। तो सबसे पहली बात रिफ्रैक्शन का केस है। रिफ्रैक्शन मतलब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें देखनी है। ये बाहर का मीडियम कोई पहला मीडियम है, इसका μ1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये वाला जो रेड पार्ट से है ये दूसरा मीडियम है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ऑब्जेक्ट से ये गई लाइट, ऑब्जेक्ट से गई लाइट यहाँ पे टकराई सरफेस से दूसरे मीडियम के सरफेस से, और यहाँ पे लाइट जाके यहाँ पे कुछ इमेज बना रही है रिफ्रैक्ट होके। ठीक है, यहाँ से मैंने नॉर्मल खींचा तो नॉर्मल ये आके जुड़ता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ये मुझे मिला सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये रहा नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। और इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, आर पॉइंट दे दिया जहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, और ये पॉइंट होता है हमारा पोल। ठीक है, यहां से डेराइव करना है हमें ये रिजल्ट। तो देखो, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी होती है u, पोल से इमेज की दूरी होती है v, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी r। μ1 μ2 v u और r के बीच में ये रिलेशन है। कैसे आता है थोड़ा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें मैं मान रहा हूँ, ये पहले मैं डिराइव करूंगा इसको इन टर्म्स ऑफ एंगल। एंगल के बारे में बात करेंगे। मैंने माना कि जो ऑब्जेक्ट था हमारा कुछ प्रिंसिपल एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, इमेज जो है वो कुछ बीटा एंगल बना रहा है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये कुछ गामा एंगल बना रहा है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा ये मान लिया। फिर यहाँ पे हुआ रिफ्रैक्शन, और मुझे पता है रिफ्रैक्शन में नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे एंगल बनाते हैं उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल से ही जो रिफ्रैक्टेड रे बनाती है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये बातें हम लोगों ने एंगल के टर्म में बात कर ली और डिस्टेंस के बीच में बात कर ली। 2-3 इक्वेशन मैं यहां से बनाने वाला हूं, और उन इक्वेशन को मॉडिफाई करके वो रिजल्ट मिलता है। पहली बात यहाँ पे हमें माननी भी है और है भी यहाँ पे कि ये जो भी हम लोग डिराइव करेंगे वो स्मॉल एंगल के लिए करेंगे। ठीक है, स्मॉल एंगल के लिए करेंगे। तो पहली बात हम लोग एंगल के टर्म में थोड़ी बात कर लें। तो एक चीज तो हमें पता है ना, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r। ये बात लिखो, μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r। तुरंत दिमाग में रखनी है कि ये जो भी कैलकुलेशन हो रहा है, डेरिवेशन हो रहा है, वो स्मॉल एंगल के लिए हो रहा है। स्मॉल एंगल के लिए मतलब ये बात हमें लिखनी पड़ेगी, sin i विल बी इक्वल्स टू i फॉर स्मॉल एंगल। तो ये चीज मिलेगी मुझे, μ1 i इक्वल्स टू μ2 r। पहली इक्वेशन मिल गई। ठीक है, दूसरी बात, ट्रायंगल्स मुझे कुछ दिख रहे होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सटेंशन करता हूँ, यहाँ से ना इस लाइन को मैं बिल्कुल सीधा जोड़ता हूँ। ऐसा चाहिए पी पे तो नहीं मिलेगा, लेकिन पी के बहुत पास होगा, पी के बहुत पास होगा। तो मुझे ये मान के चलना होगा आगे के कैलकुलेशन में कि ये जो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कुछ पी डैश मान लो, तो ये पी डैश और पी के बीच की दूरी बहुत कम है। मतलब मैं मानूंगा कि यहाँ से आर और पी एक स्ट्रेट लाइन जैसे है। ठीक, आगे इसका बहुत अच्छा यूज आने वाला। तो कुछ ट्रायंगल दिख रहे हैं मुझे, हाँ दिखे ट्रायंगल ओ आर और पी। ओ आर पी एक ट्रायंगल दिखा जो ऑब्जेक्ट वाला एंगल से बना रहा है। आई आर पी एक और ट्रायंगल दिखा इमेज से जो बन रहा है। हाँ, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल है ना, सी पी और आर के बीच में। अब इन ट्रायंगल से मुझे कुछ रिजल्ट यूज करना है। एक बात हम लोग रिफ्लेक्शन में भी कर चुके हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल ढूंढना है। एक ट्रायंगल है आर ओ सी, दूसरा ट्रायंगल हम लोग लेंगे आर आई सी। देखो यहाँ पे मिलने वाला क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है और अल्फा और गामा इंटीरियर एंगल। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल यानी कि अल्फा प्लस गामा विल बी इक्वल्स टू एक्सटीरियर यानी आई के बराबर।
ये बात। इस चीज़ को दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल आई है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा 180 माइनस आई, 180 माइनस आई। अब इस ट्रायंगल में ना 3 एंगल है, अल्फा, गामा और ये 180 माइनस आई, तीनों को सम करूंगा तो मिलेगा कितना 180। तो वो रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट वहां से भी आएगा, सम ऑफ एंगल करने से भी। ठीक है, ये दूसरी बात मिली। तीसरी बात भी कुछ ऐसी, इस ट्रायंगल में देखो, इसमें ये हुआ गामा इज एक्सटीरियर, आर और बीटा इज इंटीरियर, तो आर प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू गामा, सम ऑफ इंटीरियर इक्वल्स टू एक्सटीरियर। इसको भी देख सकते हो, ये अगर गामा है तो ये कितना होगा 180 माइनस गामा, तीनों को ऐड करेंगे तीनों एंगल को तो 180 होगा, सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो यहां से मुझे 3 एंगल के टर्म में इक्वेशन मिली। अब इनको यूज करके मैं कुछ सिंप्लीफाई, मतलब कुछ रिजल्ट लाने वाला हूं। आई और यहां से उठाओ आर, आई को उठा के यहां रखो, आर को उठा के यहां रखो, ध्यान से रखते हैं, देखते हैं क्या मिलता है मुझे। अगर मैं पहली इक्वेशन में आई के वैल्यू रखूं तो मुझे मिलता है म्यू 1, आई की जगह रखूंगा अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू म्यू 2। आर की जगह में क्या रखना है मुझे, आर की जगह में यहां से रखना है मुझे गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। ये सब कुछ रेंज में है, थोड़ा सा बाहर जा रहा है, फिर से करता हूं। म्यू 1 आई की जगह मैंने रखा अल्फा प्लस गामा और म्यू 2 आर की जगह रखा मैंने गामा माइनस बीटा। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, अल्फा बीटा गामा, तो यहां से कुछ मिल रहा है म्यू 1 अल्फा और इधर से ले जाओ तो प्लस म्यू 2 बीटा इक्वल्स टू गामा को एक तरफ लो, गामा कॉमन लिया तो इधर है म्यू 2 और उधर से आया म्यू 2 माइनस म्यू 1 गामा। ठीक है, यहां तक पहुंच गए साथ में सब लोग। तो अगला काम क्या करना है कि एंगल हमारा पता ही है कि स्मॉल एंगल है, तो हम लोग जब साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, तो वैसे ही दूसरी चीज भी हमारे पास टैन थीटा को भी हम लोग थीटा लिख सकते हैं, टैन थीटा को भी थीटा लिख सकते हैं। तो अभी हमारे पास थीटा है और थीटा से हम लोग टैन थीटा में कन्वर्ट करेंगे, तो इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं म्यू 1 टैन अल्फा इक्वल्स टू म्यू प्लस म्यू 2 टैन बीटा इक्वल्स टू टैन गामा म्यू 2 माइनस म्यू 1। ये बात। अब देखो मैंने टैन ही क्यों चूज किया, यहाँ पे टैन भी रख सकता हूँ, साइन भी रख सकता हूँ, जैसा कि ये स्मॉल एंगल है। तो देखो जैसे अगर मैं इस ट्रायंगल के लिए बात करूं तो यहाँ पे टैन की जब बात करता हूं तो टैन में होता है हाइट अपॉन बेस, साइन के लिए बात करता हूं तो साइन में होता है हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब ये दूरी और ये दूरी स्मॉल एंगल के लिए लगभग बराबर होगी, मतलब यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल एंगल के लिए लगभग बराबर होगी, इसलिए मैं साइन भी यूज कर सकता हूं, टैन भी यूज कर सकता हूं। टैन मेरे कैलकुलेशन के लिए ज्यादा अच्छा है, इसलिए मैं टैन यूज कर रहा हूं। ठीक है, अब टैन यूज किया तो फायदा क्या मिला, यहाँ पे म्यू 1 टैन अल्फा ढूंढो, ट्रायंगल देखो ये ध्यान से ओ आर पी, तो इसमें अल्फा है, अगर मैं टैन अल्फा लिखूं तो हाइट अपॉन बेस, हाइट कितना है आर पी, हाइट बेस कितना है यहां से लेके यहां तक यू, तो ये कुछ मिल रहा है आर पी अपॉन यू। एक बहुत जरूरी बात यहां पे ध्यान देने वाली होगी, यू वी आर मुझे पहले से पता है, इन लोगों को हम लोग को रखना पड़ता है विद साइन, और साइन कन्वेंशन क्या होता है, जैसे कि ये अगर ऑब्जेक्ट यहां से जा रहा है तो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को हम लोग लेते हैं पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट से लाइट, ऑब्जेक्ट नहीं जाता है, ऑब्जेक्ट से जो लाइट जाती है उस डायरेक्शन को लेते हैं पॉजिटिव, और दूरी मेजर करते हैं पोल से। ठीक है, तो पोल से मैं लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में आया तो इसलिए ये दूरी हुई माइनस। ठीक है, प्लस म्यू 2 और टैन बीटा क्या है, बीटा के लिए मुझे ये ट्रायंगल देखो आई आर पी, तो इसमें हाइट अपॉन बेस, हाइट तो वही आर पी और बेस कितना हुआ v के बराबर, और v को इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, तो यहां पे मिला आर पी अपॉन वी इक्वल्स टू टैन गामा, गामा के लिए ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल, तो इसमें हाइट क्या हुआ आर पी, बेस क्या हुआ आर, बेस क्या हुआ ये दूरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये कुछ मिल रहा है आर पी अपॉन आर और म्यू 2 माइनस म्यू 1। एच एच आर बी यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन में तो पॉजिटिव हुआ। अब देखो आरपी वाली चीज तो हर जगह से, आरपी एक दूरी है। ठीक है, ये आर और ये आर कैंसिल नहीं करना, ये आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, आरपी एक दूरी है, तो ऊपर से सब कुछ कैंसिल, क्या मिल रहा है मुझे म्यू 1 अपॉन माइनस यू प्लस म्यू 2 अपॉन वी इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। ध्यान से देखो ना, ये वही चीज है, ये वही चीज है। एट सच म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू इक्वल्स टू
म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, ये आ गया हमारा डेरिवेशन। बोर्ड के लिए बहुत जरूरी है, बोर्ड में पूछे जाने के पूरे चांसेस है। ये तरीका बिल्कुल सही है, इस तरीके को आप यूज कर सकते हो। बाकी और भी मेथड होते हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये एक आसान तरीका है एंगल के टर्म में डील करने में, ठीक है। तो ये हो गया इसका डेरिवेशन। अब हम लोग इस पे करेंगे कि इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, वो वाला पार्ट हमें करना है। तो इस पे न्यूमेरिकल देखो, एक बात यहाँ पे बोलूँ कि ये जैसे सरफेस ऐसा ना, ये कॉन्वेक्स वाला है, तो ऐसा भी हो सकता है, मतलब इस साइड से भी कर्व हो सकता है। तो उसमें चेंज क्या होगा, बस हमें देखना होगा कि उसका सेंटर कहाँ पे आएगा। तो आर की वैल्यू मुझे देखनी होगी। आर जैसे ये वाला कर्व पार्ट था तो एक सर्कल बन रहा था, तो सर्कल का सेंटर वैसे तो मतलब डायग्राम के हिसाब से यहाँ होना चाहिए, पर यहाँ पे बना। तो ये सेंटर जो होता है उसका हमें ध्यान देना होता है कि सेंटर किस साइड पड़ने वाला है, और पोल से सेंटर पे जाएंगे तो हमें मिलेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस पे बेस्ड करते हैं कुछ आसान सवाल। ये वाला हो गया, अगर मैं ऐसा सरफेस ले लूं, छोटा सा डायग्राम, ये वाला कर्व सरफेस है और ये कर्व सरफेस है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैं ब्लैक पेन यूज करूँ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और सरफेस से दूरी है इसकी कुछ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये दे रखा है कि ये जो स्फेरिकल पार्ट है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर, ठीक। ये है बाहर एयर और ये है ग्लास, ठीक है। एयर का म्यू होता है 1 और ग्लास का होगा 3/2 यानी 1.5। इसमें बोला कि इससे अगर लाइट जा रही है, ठीक है, तो ये अंदर शायद कहीं इमेज बना है, शायद अंदर बने, या फिर लाइट बाहर जाए तो एक्सटेंड करने पे बाहर भी बन सकती है। तो अंदर और बाहर का लॉजिक ये होता है कि अंदर अगर एक्चुअल में जाके मीट करे तो रियल होगी, अगर ऐसा मुझे एक्सटेंड करके यहाँ बनाना पड़े तो वो वर्चुअल होगी। समझ में कैसे आएगा, साइन के साथ। अभी मैं बताता हूँ साइन के साथ हम लोग कैसे बता पाएंगे कि रियल होगा या वर्चुअल। तो मुझे बस इतनी सी बात दे रखी है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और ये 2 मीडियम है, बताओ इमेज कहाँ पे बन रही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है। सॉल्व करते हैं इसको साइन कन्वेंशन के साथ। साइन कन्वेंशन में 2 बातें ध्यान रखनी है, लाइट की डायरेक्शन पॉजिटिव और पोल से हमेशा दूरी मेजर करेंगे। सबसे पहले ये रहा पोल और ये रही लाइट की डायरेक्शन। यू को करते हैं, तो यू के लिए अपोजिट डायरेक्शन में आना, तो यू की वैल्यू आ रही है -20 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू, आर हमारा कहाँ होगा, ये कुछ स्फेयर बनेगा तो आर कुछ सेंटर यहाँ पे आ रहा है, तो पोल के लिए भी मुझे अपोजिट डायरेक्शन में यानी माइनस में होगा, आर की वैल्यू -30। μ1 है हमारा 1 और μ2 है हमारा 1.5। फॉर्मूला हमारे पास सामने दे रखा है, इसको तुरंत से यूज़ करते हैं और देखते हैं v की वैल्यू क्या आ रही है। तो अगर वैल्यूज पुट करें तो μ2 यानी 1.5 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r की वैल्यू 30, ठीक है, माइनस साइन के साथ। तो ये कुछ सिंप्लीफाई करने पे मिलता है 1.5 v, इसको उधर भेजो तो ये -1/20 और ये ऑलरेडी है, तो यहाँ पे बचेगा 0.5 और यहाँ पे 30, तो ये कुछ मिल रहा है 1/60। एलसीएम दिया 60, ऊपर -3 -1 यानी -4/60, तो ये कुछ आ रहा है 1/v इक्वल्स टू 1/15 माइनस में, तो v की वैल्यू कुछ आती है 15, 3 या 45 अपॉन 2, 45 अपॉन 2 सेंटीमीटर बट विद माइनस साइन। v की वैल्यू कितनी आ रही है, हाँ आ रहा है ना सब कुछ, v की वैल्यू आ रही है 45 अपॉन 2 लेकिन माइनस साइन के साथ। माइनस मतलब इधर ही कहीं है, इधर ही कहीं है। तो इधर कैसे बनेगा, एक्चुअल में लाइट यहाँ पे जाके मिली ही नहीं, ये लाइट यहाँ से बाहर निकल गई थी और इसको जब मैंने एक्सटेंड किया तो ये फिर आके मिली मुझे, ये फिर आके यहाँ पे 22/5 पे मिल रही है। तो अब इमेज जो बन रही है 45/2 पे बन रही है और नेचर कैसा है इसका, वर्चुअल। तो ये इस सवाल से हम लोग को समझ में आया। एक और सवाल है मेरे पास, अच्छा सा सवाल इसी पे बेस्ड। एक कोई स्फेरिकल जार है, पूरा स्फेरिकल नहीं बन रहा है, बॉटम फ्लैट कर देता हूँ मैं, ठीक है। एक स्फेरिकल जार है और इसके अंदर इसका रेडियस कुछ दे रखा है मुझे, इस साइड का भी इस साइड का भी रेडियस कुछ दे रखा है मुझे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हुआ इसका सेंटर, बोल रहा है कि सेंटर से 4 सेंटीमीटर दूर, सेंटर से 4 सेंटीमीटर दूर एक मछली है, ठीक है, ये कुछ मछली है और इसकी दूरी है 4 सेंटीमीटर। मुझे थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाना चाहिए, इससे तो क्लियर होगा नहीं।
अब ठीक है, एक जार है और इसका रेडियस दे रखा है मुझे 10 सेंटीमीटर और ये हुआ इसका सेंटर। बोला सेंटर से 4 सेंटीमीटर दूर एक मछली है, एक मछली है 4 सेंटीमीटर दूर, ये रही मछली, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर दूर है सेंटर से। और एक तो बच्चा यहाँ पे, एक लड़का है यहाँ पे, ए नाम दो, और एक है यहाँ पे, ये दोनों इसे देख रहे हैं दोनों तरफ से, ठीक है, इधर से देख रहा है कि इधर से देख रहा है। तो अब मुझसे पूछा गया कि ए इस मछली को कितना दूर बताएगा, बी इस मछली को कितना दूर बताएगा। एक्चुअल में है क्या, मैं दूरी की बात करूं तो एक्चुअल दूरी तो देखो यहां से लेके, अगर जस्ट ऐसे जार से देख रहा है तो यहां से लेके यहां तक की दूरी तो 10 ही होगी, 10 ही होगी, लेकिन इसे जो दिखाई देगा वो 10 नहीं दिखाई देगा, इसे कुछ और दिखाई देगा। इससे मछली की दूरी की बात करूं तो ये 10 था, 10 में से 4 गया तो 6 है, लेकिन इसे 6 नहीं दिखाई देगा, कितना दिखाई देगा वो पूछा है। ये जो इससे दूरी 10 + 4 14 है, लेकिन इसे 14 नहीं दिखाई देगा, कुछ और दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा ए को, कितना दिखाई देगा बी को, ये पार्ट हमें बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें कुछ चीजें सीखने वाली हैं, जैसे μ1 μ2 हर बार क्या लेना है वो सीखेंगे, और दूसरा u और v के बारे में भी सीखेंगे। ऐसा दे रखा है कि बाहर है एयर और इसके अंदर है पानी, पानी मतलब इसका म्यू है 4/3, ठीक है, मछली पानी में है। हाँ, तो मैं विद रिस्पेक्ट टू ए बात करता हूँ, ए को क्या दिखाई देगा। तो ए के लिए देखो, ये मछली ना ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, मछली क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। जो ये दूरी है वो ऑब्जेक्ट का है, जो दिखाई देगा इसे बच्चे को दिखाई देगा वो इमेज होगा। तो यहाँ पे u की बात करूँ तो यहाँ से ये इसके लिए हुआ, ए के लिए पोल, तो यहाँ से u की वैल्यू होगी -6 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिया, क्योंकि पोल है, लाइट ये डायरेक्शन आ रही है, लाइट ऑब्जेक्ट से यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो लाइट की डायरेक्शन है पॉजिटिव और यहाँ से दूर गया तो -6। आर की वैल्यू कितनी लेंगे, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी यहीं पे है तो मुझे अपोजिट डायरेक्शन में, तो आर भी लिया मैंने 10। और μ1 μ2 के बारे में बात करना, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है, तो पहला मीडियम ये है, तो μ1 की वैल्यू हो गई 4/3 और μ2 यानी दूसरा मीडियम एयर है तो उसका होगा 1। अब इसके लिए v की वैल्यू कैलकुलेट करें, फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, μ2/v माइनस μ1/u, u की वैल्यू 6 -6 प्लस हो गया μ2 माइनस μ1/r -10। तो ये कुछ सिंप्लीफाई होने पे आता है, इसको मैं उधर ले जाऊं तो ये ठीक है, इसको उधर ले जाता हूं, ये मिल रहा है मुझे 1/3 और 1/30 प्लस में 1/30, एंड ये चीज़ मुझे कुछ सिंप्लीफाई होके आती है 2/9 चीज़ मिलती है 2/9, हाँ, और -1 एलसीएम ले 30 और 9 का एलसीएम 90 बिल परफेक्ट, ठीक है, 3 टाइम्स एंड ये कुछ आता है 10 टाइम्स, तो ये हुआ 20 और इनको सिंप्लीफाई करें तो ये मुझे कुछ मिलता है, ये तो आ रहा है 17/90, यानी v की वैल्यू कुछ आ रही है 90/70 बट विद माइनस साइन, ये v आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू a। अच्छा, इसकी वैल्यू थोड़ी सी कैलकुलेट करना चाहें तो कितना आएगा, 5 × 85, तो माइनस में 5.3 के आसपास आ रही है, माइनस में 5.3 सेंटीमीटर ए को दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में है कितना 6, लेकिन इसे दिखाई दे रहा है 5.3। अब पूछा जाए कि भाई बी को कितना दिखाई दे रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू बी भी सॉल्व करें, विद रिस्पेक्ट टू बी के लिए यहां से पोल मतलब यहां से देख रहा है, तो यहां से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी। अब देखो यहां से इस बार ऑब्जेक्ट फिर से मछली है, तो ये डायरेक्शन ये पॉजिटिव होगी और दूरी यहां से मेजर करेंगे, तो यहां से ऑब्जेक्ट पे गया तो दूरी होगी 10 + 4 14 विद माइनस साइन। आर की वैल्यू यहां से गए यहां पे, तो आर की भी वैल्यू फिर से आ रही है 10 -10, और μ1 जिसमें मछली है 4/3, μ2 एयर, तो यहां से बी के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, μ2/4/3 μ1/14 प्लस हो गया, और यहाँ पे आ रहा है 1 - 4/3 अपॉन रेडियस की वैल्यू 10 -10, तो ये कुछ सिंप्लीफाई करने पे आता है 1/VB, ये फिर से वही आएगा 1/30 प्लस साइन के साथ, और ये इस बार आएगा 2/21। इसका एलसीएम कितना आएगा, सब कुछ आ रहा है, ये कितना एलसीएम आएगा 210, हाँ दोनों कैंसिल, तो 7 टाइम्स माइनस ये कितने टाइम्स 10 और 20, तो VB की वैल्यू आ रही है कुछ, VB की वैल्यू आ रही है माइनस में 210/13 सेंटीमीटर,
कितना आएगा 13 130 और 10 ये बच रहा है अपना कितना 70 प्लस 10 86 16.2 सेंटीमीटर माइनस में लगभग में, ठीक है, माइनस 16.2। एक्चुअल में कितना है 14 है, लेकिन दिखाई दे रहा है 16। तो अब देखो ना यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर से पहले है, तो ये दूरी थी 6, तो 6 से कम दिखाई दे रही है 5.3। ये क्या है, इसके लिए रेडियस के बाहर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर है, तो एक्चुअल दूरी इसके लिए 14, लेकिन इसे बढ़ के दिखाई दे रही है, एक को कम दिखाई दे रही है, एक को बढ़ के दिखाई दे रही है। तो ये कुछ डिफरेंस आ जाते हैं जब स्फेरिकल मिरर आता है। और जो भी रिजल्ट निकालना है, रिजल्ट के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला कैसे आता है ये हमने देखा, और फॉर्मूले पे बेस्ड हो गए ये कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल। इसमें टफ न्यूमेरिकल भी बन सकता है, लेकिन हर जगह कॉन्सेप्ट यही होगा, फॉर्मूला ये यूज करना होगा, हमें यूज करना होगा, साथ में साइन कन्वेंशन। इस टाइप के हर एक प्रॉब्लम को हम लोग डील कर सकते हैं। छोटा सा टॉपिक था, इसलिए इसमें और भी चीजें हैं। इसके बाद इसी का यूज करके, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग लेंस वगैरह के लिए भी डेराइव करते हैं। अब देखो, जैसे ये पानी है तो ऊपर तो सरफेस जो होगी बिल्कुल फ्लैट होगी, यहां से देखे, यहां से देखे तो ये कर्व सरफेस का होगा, कर्व सरफेस का होगा। लेकिन अगर ऊपर से देखें तो ऊपर से जो होगा, यहाँ से फ्लैट सरफेस है, तो ये नॉर्मली मछली मुझे ऊपर दिखाई देती है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं एपेरेंट शिफ्ट, ठीक है, एपेरेंट शिफ्ट या नॉर्मल शिफ्ट, जो चीज हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ी, और उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में कि एपेरेंट शिफ्ट क्या होता है या नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है। ये चीज अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और ऑप्टिकल लेंथ वगैरह टर्म भी हम लोग वहां पे डील करेंगे, वो सब क्या होते हैं, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर का था कि कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन का डेरिवेशन और उस पे बेस्ड कुछ आसान से सवाल, ये हो गया। इसमें कर्व सरफेस में एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर्व सरफेस होनी चाहिए, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मतलब लाइट एक से दूसरे मीडियम में एंटर कर सके, ऐसा ना हो कि लाइट एंटर ही नहीं करे तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो ये टॉपिक को कर्व, ट्रांसपेरेंट कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। और ये सरफेस कोई कॉनकेव भी हो सकती है, कॉन्वेक्स भी हो सकती है, दोनों जगह ये रिफ्रैक्शन हो सकता है। तो ये हुई बात आज के टॉपिक की। अगला टॉपिक इसमें एपेरेंट शिफ्ट वाला है, वो पढ़ेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। फिर तब तक ध्यान रखो अपना, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।